जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में जो है हम बात करेंगे आपसे क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर बेसिकली अ काइंड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और एक जो बड़ी ख़ास बात है इनके बारे में ये है कि अगर ये न्यूक्लियस में मौजूद हैं, इनसाइड द एनी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन ही आपको नज़र आएंगे अरेंज होते हुए। यानी अभी आप कोई सेल माइक्रोस्कोप से जो है वो एग्जामिन करेंगे तो आपको शायद ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र नहीं आएगा। इज़ जस्ट बिकॉज के अभी जो है सेल डिवीजन अगर सेल की नहीं हो रही तो फिर शायद आपको ये नज़र नहीं आएगा। ये क्रोमोसोम्स हैं एंड you know it really well कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। एंड डीएनए क्या है? दैट इज़ बेसिकली डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ही आपको नज़र आएंगे। और ये जो मैंने रेड सा एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिया है दैट इज़ काइनेटोकोर प्रोटीन। और ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन है दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्टूडेंट, सबसे पहले आप कह लो कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसमें जो ये क्रोमोसोम्स हैं इसको वॉल्टर फ्लेमिंग नामी साइंसदान था। और वाल्टर फ्लेमिंग ने तकरीबन 1882 में जो है इसको ऑब्ज़र्व किया। और ये एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, ये आपको पता होना चाहिए कि जो वाल्टर फ्लेमिंग था ये एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। आपको पता होगा एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो कौन होते हैं? बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं दे आर दो साइंटिस्ट जो एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। तो डेफिनेटली वाल्टर फ्लेमिंग भी किसी न किसी एम्ब्रियो को स्टडी कर रहा होगा। तो आप कह लें कि इसने जो सैलमेंडर था, सैलमेंडर लार्वा या लार्वी कह लें आप, ये इसकी स्टडी कर रहा था, सैलमेंडर लार्वी की। तो सैलमेंडर लार्वी की जो एक रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स थे उनको ये स्टडी कर रहा था। तो उन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के अंदर जो है उसने देखा कि ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपेयर हुए हैं, तो उसने इसको क्रोमोसोम्स का नाम दिया। स्टूडेंट्स, वाल्टर फ्लेमिंग की इस कंट्रीब्यूशन के बाद आज तक हमने जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं इन सब में हमने जो है क्रोमोसोम्स को देखा है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो आप कह लो कि ये वाल्टर फ्लेमिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इट वाज अ बिग हाइपोथेसिस उसके जो ज़माने में ये उसने बताई। और आज तक हमें फिर हर किसी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर या डिवाइडिंग सेल्स के अंदर जो हैं वो क्रोमोसोम्स बनते हुए पेयर होते हुए नज़र आए। और जब हमने सेल बायोलॉजी को मज़ीद स्टडी किया तो ये उसकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी काबिल कबूल रही। अब अगली जो रिसर्च थी कि जो क्रोमोसोम नंबर है, यानी क्रोमोसोम नंबर हैं वो क्या होते हैं? यानी इफ़ वी हैव 2 डिफरेंट सेल्स, ठीक है, या कह लें कि वी हैव सम डिफरेंट स्पीशीज़, तो क्या डिफरेंट स्पीशीज़ में या कह लें डिफरेंट सेल्स में जो है इन क्रोमोसोम्स नंबर का होना सेम है? इज़ इट कि सब में क्रोमोसोम नंबर एक जैसे होते हैं? फिर अगली तहकीक ये शुरू हुई थी। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें फिर पता लगा कि जो एक फंगस है, आपको भी पता होगा इसके बारे में, पेनिसिलियम। तो ये जो पेनिसिलियम फंगस है इसके पास सिर्फ एक ही पेयर होता है क्रोमोसोम्स का।
तो ये काफ़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि पहले पता लग गया कि क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर पता लगना शुरू हो गया कि भाई इनकी डिफरेंट क्वांटिटी है, डिफरेंट आप कह लो कि नंबर्स हैं सेल्स के अंदर। और इसी तरह से फिर हमने जब फर्न्स के बारे में पता लगाया, ठीक है, ये एक एवोल्यूशनरी प्लांट है, मोजेस के बाद फर्न्स आते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। तो फर्न जो थे, फर्न्स के अंदर हमने देखा कि 500 पेयर जो हैं एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के होते हैं। दैट वाज अ क्वाइट बिग नंबर, यानी एक वो सेल जिसमें सिर्फ एक ही पेयर है क्रोमोसोम्स का, और एक वो न्यूक्लियस जिसके अंदर आपको 500 पेयर नज़र आएंगे। सो यू हैव जस्ट वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे आपके पास 500 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसके बाद अगर हम कुछ मज़ीद जानदारों के सिलेबस के हिसाब से आपसे बात करें, तो मॉस्किटो की बात कर लेते हैं, जिसमें 6 क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूं तो हनी बी का सेल है, लेट्स से दैट हनी बी के अंदर भी बहुत से सेल्स होते हैं। डेफिनेटली वो भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है हनी बी। तो उसमें हमने देखा कि 32 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद हैं। इस तरह भी आपको ये डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। जिस तरह अगर मैं आपसे बात करूं अबाउट कॉर्न में हमें जो है वो 20 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, और फिर शुगर केन में 80 मिलेंगे, फ्रॉग में 26 मिलेंगे, माउस में 40 मिलेंगे, ह्यूमन सेल में देखें तो 46 मिलेंगे। पेयर्स में कर लें 23 पेयर्स हो जाएंगे। तो इस तरह ही अगर हम फर्न के क्रोमोसोम्स को भी पेयर में कर लें, ये डेफिनेटली हमारे पास क्रोमोसोम पेयर में है, तो वी जस्ट यूज टू कॉल इट कि ये 250 क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे, और पेयर में कर लोगे तो दैट बिकम्स 250, और अगर वैसे देखोगे तो 500। तो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अराउंड हेयर कि भाई देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वाल्डर फ्लेमिंग की इस कंट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद हैं डिफरेंट जानदारों के अंदर। और स्टूडेंट्स अगर फॉर एग्जांपल मज़ीद हम बात करें इन क्रोमोसोम्स की, तो इन क्रोमोसोम्स में जो है 100 and thousands ऑफ जीन्स होती हैं। सो यू कैन से कि बहुत सी इनमें जीन्स हैं, और ये जीन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कोई भी जो बॉडी है वो कैसे डेवलप होगी, कोई भी बॉडी जो है वो कैसे दिखेगी, वो क्या फंक्शन करेगी। तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी जानदार का। इनकी बेशक क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट हो, लेकिन यू कैन से कि ये एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगी और शेप क्या होगी किसी भी जानदार की, और इसके अलावा वी कैन से कि फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाएंगे। तो ये 3 बड़ी मेजर बातें हैं जो क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशन देते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डेफिनेटली मौजूद जो हैं, यू कैन से कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स मेक दे हैव जीन्स, ठीक है जी। और डेफिनेटली जो जीन्स होती हैं दे आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का एक सेगमेंट होते हैं। लेट्स से दैट क्रोमोसोम को मैं आपको अगर एक अनरिवील करके दिखाऊं तो एक बहुत ज़बरदस्त सी जो है एक बात आपको समझ में आएगी कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो उसको अगर स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करें तो हमें नज़र आता है कि उसके अंदर ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, जैसे मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो ये इनफोल्डिंग्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक। तो अगर इसी सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हम थोड़ा सा अनफोल्ड करें और एक बिल्कुल ही सिंपल थ्रेड लाइक बनाएं, तो आप कह लो कि यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा जो है डीएनए, इसको हम डीएनए कहेंगे, जो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक सिंगल थ्रेड हो चुका हुआ है। तो इसको आप कह लोगे जिस तरह आप एक गिच करते हैं डोर की, तो कैसे कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है गिच, तो आप गिच की जो डोर को सेपरेट करें तो इट बिकम्स लाइक दिस। और इस स्ट्रक्चर को जो है आप फिर जीन का नाम दे देते हैं। और डेफिनेटली देन एवरी क्रोमोसोम्स हैव आई डोंट नो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, और ये जो एक जीन होती है ये इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। आप सोच रहे होंगे ये प्रोटीन कैसे बनाती हैं।
तो ये भी एक सेल बायोलॉजी है, ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। बहरहाल ये है कि जो जीन है ये प्रोटीन बनाती है, और प्रोटीन बनाकर जो है ये क्या कर देती है कि डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बना देती है, शेप कैसी चीज़ उस तरह का एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बना देती है। फिर कुछ एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं और डिफरेंट और प्रोटीन्स हैं जो कि फंक्शंस डिफरेंट कर रहे होते हैं। तो मेजर काम वैसे जो डीएनए का है वो यही है कि प्रोटीन सिंथेसिस। तो लिहाजा किसी भी जानदार में अगर आप एक खुश्क सेल है तो उसमें देखें तो एक खुश्क सेल के अंदर, ड्राई सेल के अंदर पानी वगैरह निकाल लें तो 45% जो है वो आपको प्रोटीन नज़र आता है। तो व्हाट डज इट मीन कि भाई जो प्रोटीन है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन कौन बना रहा है प्रोटीन? दैट इज़ डीएनए, दैट इज़ क्रोमोसोम्स। सो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। और अब एक बात और हमें समझ में आती है कि भाई ये जो क्रोमोसोम्स हैं अगर ये सेल में नहीं होंगे तो वो अपना प्रोटीन नहीं बना सकेगा, तो सेल सरवाइव नहीं कर सकेगा, सेल शायद ज़िंदा नहीं रह सकता विदाउट क्रोमोसोम्स। और ऐसा साइंसदानों ने फिर किया भी। और खुदा न खास्ता अगर कोई क्रोमोसोम का हिस्सा मिसिंग हो जाए या कोई ख़राब हो जाए जो प्रॉपरली कह लें कि काम ना कर सके, तो तब भी जो है डेथ कॉज हो जाती है किसी भी सेल की। और याद रखें एक क्रोमोसोम में मसला जो पैदा होता है वो भी आने वाले वक्त के लिए अच्छा नहीं होता, और दैट कैन लीड टू मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर एबनॉर्मलिटीज़, मेजर डिजीज़, जो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के एंड पे कवर करेंगे। स्टूडेंट ये तो था क्रोमोसोम्स को इंट्रोड्यूस करना आप लोगों के सामने। तो मैंने इंट्रोडक्शन जो है आप लोगों को दे दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम क्रोमोसोम्स की एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लेट्स से दैट कि ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है जी। ये एक सिंगल किस्म का मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमाटिड। और आप कह लो कि इस क्रोमाटिड के अंदर जो है we have a kind of a body which is known as सेंट्रोमेयर। ठीक है जी, इसके अंदर एक बॉडी है जिसको हम सेंट्रोमेयर का नाम देंगे। और सुन जिस तरह मैंने अब ये क्रोमाटिड बनाया है इसी तरह से मैं एक और क्रोमाटिड बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और ये एक और क्रोमाटिड बन गया है एंड दिस क्रोमाटिड यू कैन से ये भी क्रोमाटिड है, ये भी क्रोमाटिड है, तो ये दोनों डेफिनेटली कहलाएंगे दिस ऑल्सो अ क्रोमाटिड। तो इसको हम दोनों को अगर काउंट करेंगे दे बिकम क्रोमाटिड्स। और एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये जो दोनों क्रोमाटिड्स होते हैं इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। और इस तरह ही अब याद रखो ये जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर को हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और इसी तरह से आप कह लो कि ये जो बॉडी डेवलप हुई है जो सेंट्रोमेयर के अलावा डेवलप हुई है, तो दैट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ एनाटमी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर इस तरह से अगर लेट्स से दैट कि मैं एक और क्रोमोसोम बनाता हूँ इस साइड पे, ठीक है जी, एंड हियर आई कैन जस्ट ड्रॉ अनदर क्रोमोसोम। और ये जो हमारे पास क्रोमाटिड है और ये जो क्रोमाटिड है ये तो दोनों तो सिस्टर क्रोमाटिड थे क्योंकि दोनों एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा हैं। तो ये वाला जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, ये कलेक्टिवली कहलाएगी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ एनाटमी ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स। और थोड़ा सा इस बहस को आगे लेकर चलते हैं। स्टूडेंट्स ये जो आपको अब शक्लें नज़र आ रही हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी जो अपीयरेंस है, यानी जो आपको शक्लें इस वक्त मैंने जो बना के दी है, तो ये बड़ी डिफरेंट किस्म की इनकी शेप्स हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म की इनकी जो है वो शक्लें हो सकती हैं। जैसे अब आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये मैं आपको कुछ क्रोमोसोम्स दिखा रहा हूँ, इनकी डिफरेंट शक्लें आपको नज़र आ रही हैं। जस्ट के लाइक स्ट्रक्चर है ये देखें। सो ये जो हैं देयर आर दीज काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और ये मैं ह्यूमन सारे जो 23 पेयर्स हैं ना उनकी शक्लें आपको दिखा रहा हूँ।
और ये शक्लों के साथ साथ जो है अपने साइज़ में इनका कमोबेश आपको नज़र आ रही थी, और इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी भी स्टूडेंट्स डिफरेंट होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब है जैसे लेट्स से दैट कि ये एक सेल है और ये उसके अंदर फिर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस तरह ये भी एक सेल है और इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है। तो इसको मैंने लेट्स से दैट कि किसी स्टेन ए से जो है वो स्टेन कर लिया, कोई कलर दे दिया है, और अगर मैं वही स्टेन ए जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये कलर नहीं देगा, ठीक है, बल्कि इसको जो है वो स्टेन बी जो है वो अगर मैं ये लिक्विड इसको लगाऊंगा तो उसके क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे। तो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि हर कोई सेल का जो क्रोमोसोम है वो सेम स्टेन के साथ आपको नज़र नहीं आएगा। तो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, और इनके जो सेंट्रोमेयर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इनकी लोकेशन के हिसाब से भी इनका डिफरेंट कह लो कि सेंट्रोमेयर की लोकेशन डिफरेंट हो सकती है। ये जो लेंथ है, आपको ये लेंथ जो दिखा रहा हूँ मैं, ये वाली लेंथ, ये लेंथ भी जो है क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। इसकी जो 2 आर्म्स आपको नज़र आ रही हैं इनकी लेंथ भी डिफरेंट हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो आर्म्स हैं ये दोनों की दोनों सेम हों, तो ये भी डिफरेंट हो सकती हैं। और इसके अलावा ये जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन है अलोंग द आर्म्स, तो ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है ये भी रीजन जो है कमोबेश ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो पर्टिकुलर array of chromosomes that an individual possesses is called karyotype। यानी ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं क्रोमोसोम्स की, और मुख्तलिफ शक्लों के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। तो इस सारे अमल को जो है, इन शक्लों को हम karyotype कहते हैं। karyo मीन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की एक किस्म बन जाती है ये, क्योंकि आपको बताया कि हर कोई जो सेल है उसकी शक्ल, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनकी तादाद मुख्तलिफ है, तो उनके जो अंदर क्रोमोसोम्स की शक्लें हैं वो भी क्या हैं, डिफरेंट है। तो जिस तरह आप ये मैं अभी आपको दिखा रहा था, तो ये जिस तरह की आप शक्लें अब आपको नज़र आ रही हैं, जैसी भी इनकी शेप्स हैं, जैसी भी इनकी सेटिंग है, इसको हम जो है ना वो karyotype कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ह्यूमन karyotype। तो ये बातें काबिल गौर हैं, आपको पता होना चाहिए। अब karyotype का आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और मैं आपको इसमें एक और बात ऐड कर देता हूँ कि ये जो karyotypes होती हैं ये डिफरेंट कह लो कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर ये डिफरेंस क्रिएट करती हैं। यानी डेफिनेटली जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका karyotype जो है वो मुख्तलिफ होगा, लेकिन कभी कभी ये भी है कि ये karyotypes आपको डिफरेंट मिलेंगी सेम स्पीशीज़ के अंदर, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यानी जैसे लेट्स से दैट कि आप हैं और मैं हूँ, तो ये हम दोनों का जो karyotype है ये क्या हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है। तो इसकी बेस पे भी साइंसदान जो है वो रिसर्च कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट अब देखें, आपको जो स्क्रीन है इस पर एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें ये सेंट्रोमेयर है, ये टिप के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हो, और ये सेंट्रोमेयर है, ये आप देख सकते हो इन बिटवीन क्रोमोसोम है। तो अब ये जो सेंट्रोमेयर है ना, इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन की बेस के ऊपर भी जो है हम इनके मुख्तलिफ नाम जो हैं वो रख सकते हैं। जैसे लेट्स से दैट ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक जो क्रोमोसोम है उसकी बिल्कुल टिप के ऊपर ही एक सेंट्रोमेयर जो है ये मौजूद है। यू कैन कॉल दिस थिंग एज अ सेंट्रोमेयर। तो अब जो बिल्कुल टिप पे आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमेयर। तो इसको आप बोलोगे टीलोसेंट्रिक, यानी बिल्कुल जो टिप पर है। और अगर लेट्स से दैट टिप से ज़रा सा नीचे है तो आप इसको फिर बोल दोगे एक्रोसेंट्रिक। इसी तरह से आपको ये नज़र आ रहा है जिसमें ये तो बिल्कुल क्रोमोसोम बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये थोड़ा सा वी शेप है, बेंडेड है, लेकिन फिर भी आप देखो सेंट्रोमेयर जो है वो इन बिटवीन है, हो रहा है, कोशिश कर रहा है कि इन बिटवीन हो जाए। तो दैट इज़ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो अब क्रोमोसोम को पहचानने की भी ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मुझे पहचान के दिखाएं। अब जिस तरह ये पिक्चर है इसके अंदर आप मुझे बताएं ज़रा, अब ये सब मेटासेंट्रिक कौन से हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है इसमें ये है और ये है, ये सब, ये भी किसी हद तक, तो ये सब क्या है, सब मेटासेंट्रिक टाइप्स में नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं जी स्ट्रेट फॉर्म में कौन से आपको लग रहे हैं, तो ये देखें ये भी सब मेटासेंट्रिक है, लेकिन ये वी शेप्ड के नहीं है, ये भी किसी हद तक वी शेप्ड का है, तो ये भी सब मेटासेंट्रिक में ही आ जाएगा। लेकिन बिल्कुल ही बेंडेड हों तो उन्हें हम मेटासेंट्रिक का नाम देंगे। जिस तरह आपको ये क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इस क्रोमोसोम के सेंटर में है सेंट्रोमेयर, तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ मेटासेंट्रिक।
तो ये अब आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि भी जो क्रोमोसोम्स हैं इनका डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जिनमें टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक जैसी मिसालें मौजूद हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जो आपको शेप्स नज़र आ रही हैं, ये ड्यूरिंग एनाफेज़ आपको नज़र आती हैं। ये आपने बात याद रखनी है कि ये एनाफेज़ के दौरान ही आपको शेप्स बनती हुई जो हैं वो नज़र आती हैं। और यू कैन से कि इनकी शेप्स की बेस पे ना आप इनको मुख्तलिफ नाम दे सकते हो। जैसे आप इनको नाम दे दो IJV, तो जैसे लेट्स से दैट आप इसको जो है वो I का नाम दे सकते हो, ठीक है। इसको आप J टाइप कह सकते हो, और ये जो मेटासेंट्रिक था इसको आप V टाइप कह सकते हो। सो दैट इज़ समथिंग लाइक V, एंड दैट इज़ समथिंग लाइक J, राइट, एंड दैट इज़ समथिंग लाइक I। तो ये अब आप सब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई ये जो सेंट्रोमेयर होता है इसकी लोकेशन क्रोमोसोम में इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी बेस पे इनके मुख्तलिफ नाम रखे जा सकते हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो आखिर बने किस चीज़ के होंगे। स्टूडेंट्स अब हम कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की अगर बात करें तो जो अभी आपको मैंने बताया कि जो क्रोमोसोम है, लेट्स जस्ट रियली ड्रॉ द सेम स्ट्रक्चर अगेन। लेट्स से दैट कि ये हमारे पास अब एक क्रोमोसोम की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अब जो एक क्रोमोसोम है, लेट्स से दैट इज सेंट्रोमेयर। अब ये जो पूरा क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप कह लो कि तकरीबन DNA भी है, ठीक है जी, और इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी है। अमूमन जो प्रोटीन ज़्यादा एबंडेंट है DNA में, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन जो है, आप नाम याद रखिएगा। तो अब ये जो DNA है स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें DNA ही है ज़्यादा नज़र, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपकी एक थोड़ी सी गलत सोच होगी, क्योंकि लेट्स से दैट कि ये हमारे पास एक प्रोटीन है, ये हमारे पास एक प्रोटीन है, ये हमारे पास एक प्रोटीन है। तो आप कह लो कि जो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, DNA वो इसके गिर्द रैप कर रहा है, वो इसके गिर्द घूम रहा है। तो यू कैन जस्ट से कि ये जो हमारे पास ब्लैक कलर का मादा है, दैट इज़ हिस्टोन प्रोटीन, और दैट इज़ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसको आप जो है नाम दोगे DNA का। तो अगली बात जो आप सोच सकते हो वो ये है कि जो DNA है वो एक, लेट्स से क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस होल बॉडी, तो इसमें 40% जो है वो DNA है, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग कि 60% तो सिर्फ प्रोटीन है। तो प्रोटीन एक मेजर रोल अदा कर रहा है, जो कि DNA को रैपिंग करने का काम कर रहा है। यानी ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अगर इसको आप अनरैप करें तो आई डोंट नो इसकी कितनी मिलियन साइज हो जाएगा इसका, लेकिन इसकी भी बात हम अब आगे चल के आपसे करते हैं। अब स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात और करनी है कि जो DNA और प्रोटीन है सिर्फ ये हिस्सा नहीं है, एक काफ़ी ख़ास मिकदार RNA की भी एसोसिएटेड है इसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। यानी कि देयर आर सर्टन साइट्स जो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा तो डेफिनेटली आप उसको DNA बोलोगे। ये बात याद रखो कि जो डबल स्ट्रैंड होगा, ठीक है, डबल स्ट्रैंड को आप जो है वो DNA का नाम दोगे, लेकिन जो सिंगल स्ट्रैंड होगा उसको आप नाम दोगे RNA का। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया एक स्ट्रक्चर, तो दैट इज़ डबल स्ट्रैंडेड, और ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, दैट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये RNA भी जो है मौजूद है इनसाइड द क्रोमोसोम, और DNA तो है ही। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि सिग्निफिकेंट अमाउंट मैं कहूँगा RNA की भी मौजूद है। मतलब इवन मैंने इन दोनों को तो 100% में कैटेगराइज कर दिया, लेकिन थोड़ी बहुत मिकदार जो है वो RNA की भी मौजूद है, क्योंकि उसमें साइट्स होती हैं फॉर RNA सिंथेसिस। यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे कंटेन सम साइट्स, दे कंटेन सम साइट्स फॉर RNA सिंथेसिस। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको मज़ीद ये बता सकता हूँ कि ये जो क्रोमोसोम है, इट्स अनब्रोकन एक्सटेंशन, यू कैन से एक अनब्रोकन एक्सटेंशन है, एक लेंथ है, एक फाइबर की लेंथ है जो आपको इस वक्त मैं रैप करके दिखा रहा हूँ इस स्ट्रक्चर में। अगर इसको अनरैप करूँ तो आई डोंट नो, ये बहुत बड़ी लेंथ है, इट्स अ लॉन्ग लेंथ, और ये डबल स्ट्रैंडेड है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, इसके दो
जो हैं वो स्ट्रैंड मौजूद हैं। ओके, सो अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो भी बड़े मज़े की बात है। वो बात ये है कि जो डीएनए है उसको बनाया है न्यूक्लियोटाइड ने। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में स्टूडेंट्स एक फॉस्फेट ग्रुप आप सोच लें, न्यूक्लियोटाइड में आप सोच लें एक शुगर, और न्यूक्लियोटाइड में आप सोच लें एक नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, तो अब ये सारी बॉडीज़, ये जो 3 बॉडीज़ हैं, ये 3 बॉडीज़ मिलकर बनाती हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और इसी तरह से आप कह लो अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये ऐड हो चुका हुआ है एक और न्यूक्लियोटाइड के साथ। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस को मैं NB लिख देता हूँ। तो लुक एट दैट, अब क्या है, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान क्या है, एक बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ काइंड ऑफ बॉन्ड जो इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठा रख रहा है। ठीक है, तो दैट मेक्स डबल न्यूक्लियोटाइड। इस तरह ही आप कह लो कि एक और न्यूक्लियोटाइड जो है साथ ऐड हो गया नीचे। ठीक है, तो अब कितने हो गए, 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए। इस तरह ही कह लो कि पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, क्रिएट होगा। अब ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर क्रिएशन है, इसी को तो आप डीएनए बोलोगे। लुक एट दैट, 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4, 5, 6, इस तरह से यहाँ पर भी आप सोच लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये इनके दरमियान क्या है, एक लिंकेज सा बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उसको कहते हैं। तो अब यू कैन से कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या हो जाएंगे, रैप हो जाएंगे इस तरह से, लाइक दिस। समझ रहे हो, इसको मैं अब लाइन बना के शो कर रहा हूँ, इसको भी देख लो आप, इसको भी मैं लाइन बना के शो कर रहा हूँ। लुक एट दैट, समझ रहे हो, दैट इज न्यूक्लियोटाइड और दैट इज बीइंग लिंकिंग न्यूक्लियोटाइड, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो ये दोनों आपस में लिंक है। लुक एट दैट, दैट्स हाउ डीएनए इज मेड। और साइंसदानों का ये मानना है कि ये एक जो हमारे पास है टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम, अगर हम एक ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन क्रोमोसोम, उसकी लेंथ की बात करें कि उसकी क्या लेंथ होगी, उसका क्या साइज होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेकिन यहाँ पे जो बताया हुआ कि न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, तो 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलेंगे एक क्रोमोसोम में। सो लुक एट द नंबर, ये जो नंबर मैंने आपको बताया दैट इज़ वेरी स्मॉल नंबर। तो ये जो 140 मिलियन का एक फिगर है, दैट अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो 1.4 × 10⁸ बनता है। सो इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर टू डील विद, इट्स अ रियली बिग नंबर ऑफ थिंकिंग। तो आप कह लो कि इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएं तो क्या बनाते हैं, दे मेक अ सिंगल क्रोमोसोम। बाकी यू डोंट नीड टू टेक टेंशन, मैं न्यूक्लियोटाइड्स की प्रॉपर शेप बना के आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तो इट्स जस्ट एन ओवरव्यू कि मैं आपको थोड़ा सा पिच बना दूं दिमाग में कि आखिर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे बन रहे हैं और डीएनए कैसे बन रहा है एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। अब मैं आपको एक और चीज़, एक और फैक्ट बताता हूँ मैं, ठीक है। लेट मी जस्ट टॉक यू अबाउट अनदर फैक्ट अबाउट द डीएनएज, राइट। जैसे लेट्स से दैट कि मैं अगर आपको एक क्रोमोसोम की बात करूँ, मैं लेट मी जस्ट टॉक यू अबाउट सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है जी, एक क्रोमोसोम की मैं आपसे बात करता हूँ। अगर मेरे पास एक किताब है जिसके पेजेस हैं 1000, ठीक है, एक मेरे पास किताब है जिसके क्या पेजेस हैं 1000, और ये मेरे पास 1000 पेजेस वाली तकरीबन कितनी किताबें हैं, 280 किताबें हैं। ठीक है, ये पेजेस हैं। तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक क्रोमोसोम में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है जितनी कि 1000 पेजों वाली 280 किताबों में होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि और जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक क्रोमोसोम में, तो अगर मैं कहूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक वर्ड है, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू सिंगल
वर्ड, तो तकरीबन आप कह लो कि जो एक पेज होगा वन पेज दैट कंटेन 500 वर्ड्स, यानी एक पेज पे 500 लफ्ज़ लिखे हुए हैं। अगर एक न्यूक्लियोटाइड से एक वर्ड को कंपेयर कर रहे हो तो 1000 पेजेस वाली किताब है और 280 किताबें आप देख सकते हो। लुक एट द बिग इन्फॉर्मेशन अ सिंगल क्रोमोसोम कंटेन। अब आप कहोगे सर ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो क्रोमोसोम में मौजूद है, तो वही बात करूँगा कि क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी इसके पास, क्रोमोसोम के पास, प्रोटीन फॉर्मेशन की, कौन सा प्रोटीन कैसे बनना है और क्यों बनना है, कब बनना है, किस लिए बनना है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब चूंकि फैक्ट्स की बात हो रही है तो मैं एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक क्रोमोसोम से, सिंगल क्रोमोसोम से आप एक डीएनए को उतार लेते हो, लेट्स से दैट कि आपने यहाँ से एक डीएनए थ्रेड को जो है एक क्रोमोसोम से सारा डीएनए आपने उतार लिया और उसको स्ट्रेट लाइन में ले गए हो, राइट, यू हैव टेकन अ डीएनए इन अ स्ट्रेट लाइन। तो याद रखो ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन बनेगी। आप हिसाब लगाओ जो एक बॉडी हमें नज़र नहीं आती आँखों से और वो उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें से एक क्रोमोसोम की अगर एक क्रोमोसोम की डीएनए को सीधा करें तो वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन बन जाएगी डीएनए की, यानी धागा जो है उसका साइज होगा 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लुक एट द ब्यूटीफुलनेस इनसाइड इट। और मैं तो ये कहूँगा कि इतनी कम जगह पे इतने ज़्यादा थ्रेड को, इतने ज़्यादा डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस में फिक्स करना, मैं आपसे एक क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, 23 होते हैं, तो ये तो नेचर का खुद एक कह लें कि बहुत बड़ा मार्वल है, एक करिश्मा है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो कॉइलिंग है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ वंडरफुल काइंड ऑफ फिनोमिना जो हो रही है, और डीएनए जो है आपको नज़र आ रहा है इनटू अ वेरी स्मॉल स्पेस। लेकिन अब जो है ना आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा होना चाहिए जो मैं लिखने लगा हूँ, और वो क्वेश्चन ये है दैट हाउ कैन दिस लॉन्ग डीएनए फाइबर कॉइल सो टाइटली, आखिर इतना ज़बरदस्त तरीके से कॉइल कैसे कर सकता है ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, बल्कि ये स्ट्रैंड नहीं, ये डबल स्ट्रैंड, इट्स नॉट सिंगल स्ट्रैंड, इट्स डबल स्ट्रैंड। अब मैं थोड़ा सा ज़रा न्यूक्लियस को थोड़ा सा एग्जामिन करूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और फिर ये जानना चाहूँ कि ये जो एक रस्सी बॉडीज़ हैं, 23 पेयर्स हैं इनसाइड दी न्यूक्लियस, तो ये मुझे किस तरह के नज़र आएंगे। तो इसको मैं अगर ओपन करूँ, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ, तो मैं एक लफ्ज़ लिखूँगा दैट इज़ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। ये मुझे स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह नज़र आएंगे। जैसे मैं आपको अभी एक तस्वीर दिखाता हूँ, जैसे ये अब मैंने देखें क्रोमोसोम मैंने लिया और इसका मैंने ये सेक्शन आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया। अब देखें जलेबियों की तरह एक आपको कॉइल नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज सुपर कॉइल विद इन अ क्रोमोसोम, इसका आप सुपर कॉइल का नाम दोगे। और इसी तरह से अब ये वाला हिस्सा लूँगा मैं, ये वाला हिस्सा दैट, लुक एट दैट, मैंने एरो बनाया है यहाँ पे, लुक एट दैट। अब मैं ये वाला हिस्सा लूँगा और इस हिस्से को मैं आपको अब दिखाऊँगा, तो लुक एट दैट, दिस इज़ गोइंग टू बी अ डायग्राम, दिस इज़ नोन एज द कॉइलिंग विद इन सुपर कॉइल, यानी जो सुपर कॉइल था ये वाला, इसके अंदर अब देखें कॉइलिंग हो गई हुई है। और लुक एट द कॉइलिंग, ये कैसे आपको डीएनए घूमता हुआ नज़र आ रहा है अराउंड दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रेसी लाइन, और इसको आप क्रोमाटिन कहोगे। सो ये है स्टूडेंट्स क्रोमाटिन, यानी दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जो डिवीजन से पहले ऐसे ही बिखरा होता है, गुंजल वगैरह डले होते हैं इसके, लेकिन जब ये क्रोमोसोम बनता है ये वाला स्ट्रक्चर बनता है जो मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट मेक्स एन आइडिया कि क्रोमाटिन कितना कंडेंस हो जाता है, सो इसकी कंडेंसेशन होती है, सो क्रोमाटिन। और उसके बाद ये देखें, मैं अब इसके एक थ्रेड को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, और आप ये देखिए, सो दैट इज़ कॉल्ड द क्रोमाटिन फाइबर, इसको आप क्रोमाटिन फाइबर कहते हो। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग ऑफ अ बीड्स, ये देखें ये है स्ट्रिंग ऑफ अ बीड्स। अब स्ट्रिंग ऑफ अ बीड्स को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको नज़र आता है कि कैसे ये डीएनए एक छोटे से बीड के ऊपर कॉइल कर रहा है, और इसके ऊपर जिसको ये कॉइल कर रहा है इसको मैंने नाम दिया था, आपको याद होगा, इसको मैंने नाम दिया था हिस्टोन प्रोटीन। और लुक एट दैट,
कि ये हमारे पास एक सेंट्रल हिस्टोन है, आपको नज़र आ रहा है, डीएनए है, और इन दोनों को न्यूक्लियोसोम कहते हैं. सो दिस बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम. ये जो बीड रैप जैसे एक बॉल है, इस पर आपने धागा लपेट दिया, पिन्ना कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. इस तरह से आपका जो क्रोमोसोम है वो आपको नज़र आ रहा है. अब मजीद को खोल लेते हैं एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कैसे खुलेगा. ये देखें, अब डीएनए आपको डबल स्ट्रैंडेड नज़र आ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द डीएनए विद डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर. इसको डुप्लेक्स भी स्टूडेंट्स आप कह सकते हो. सो ये मैंने आपको क्या दिखाया? ये मैंने आपको दिखाया कि लेवल्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये है आपका लेवल्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट्स, अब जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वो ये है कि तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स आपने सोचने हैं दिमाग में. ठीक है जी, 200 न्यूक्लियोटाइड्स. तो ये 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये मिलाकर क्या बनाते हैं? डीएनए डुप्लेक्स बना लेते हैं. ठीक है, 200 न्यूक्लियोटाइड, यानी आप कह लो कि वी हैव अ स्ट्रक्चर. कि स्ट्रक्चर में आप ये कह सकते हो कि लेट्स से दैट कि वी हैव 4 काइंड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, और इनके नीचे भी जो है हमारे पास क्या है? 4 किस्म के और ज़्यादा हिस्टोन प्रोटीन्स हैं. और इसके ऊपर हो रही है किसकी रैपिंग? किसकी? डीएनए की रैपिंग हो रही है. सो टोटल कितने हो गए? 8 हिस्टोन बीड्स हो गए. ठीक है, 8 हिस्टोन बीड्स, और उसके ऊपर क्या हो रहा है? डीएनए रैप कर रहा है. और यहाँ से लेकर न्यूक्लियोटाइड कह लो, यहाँ से लेकर यहाँ इस थ्रेड को खोल लो आप, तो तकरीबन कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इसके अंदर? इसमें तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलेंगे. सो यू कैन से दैट कि ये जो 8 बीड्स वाला स्ट्रक्चर है जिस पे डीएनए रैप है, इसको आप बोल दोगे न्यूक्लियोसोम. तो ये मैंने आपको एनाटॉमी बता दी है न्यूक्लियोसोम की. ये इस तरह ही है जैसे मतलब आप देखो जो बोतल आती है 7 वगैरह की, तो उसकी पूरे एक पैक होता है इस तरह, यू नो, और 2 बोतलें ऊपर होती हैं, 2 नीचे, 4 का पैक आप लगा लो. इस तरह एक पैक जो है आप और रख दो इधर. ठीक है, इसकी बैक साइड पे. तो दैट बिकम्स द आइडिया. जैसे ये आप 4 बॉल्स को सोच लो, 1 2 3 4, और ऊपर आपने सोच ली, लुक एट दैट. और इनके नीचे भी आप जो है वो बॉल्स को सोच लो. दैट्स हाउ दे बिकम 8 इन नंबर. अच्छा, एक मज़े की बात ना मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ कि जो अमूमन प्रोटीन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ये बात याद रखने वाली है. लेकिन हिस्टोन प्रोटीन की जो खासियत वो ये है, हिस्टोन प्रोटीन जो है उसकी खासियत ये है कि इनके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है. अब आप सोचो कि प्रोटीन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव क्यों चार्ज होते हैं? तो इनमें मौजूद है नाइट्रोजीनियस बेसिस. ठीक है, इनमें मौजूद है नाइट्रोजीनियस बेसिस, और वो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो 2 हैं, दैट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन. सॉरी, मैं नाइट्रोजीनियस बेसिस का कह रहा हूँ, बेसिक अमाइनो एसिड्स कहना था मैंने. सो रॉन्गली स्पोकन. बेसिक अमाइनो एसिड्स, क्योंकि बेसिस तो 4 है ना, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, अगर आपको याद है तो. सो बेसिक अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे, दैट इज आर्जिनिन. ठीक है, आर्जिनिन के साथ क्या मिलेगा आपको? लाइसिन. तो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जी हिस्टोन पॉजिटिव क्यों होता है. हिस्टोन प्रोटीन तो वो आर्जिन और लाइसिन बेसिक बेसिस होती हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, सॉरी. तो इनकी वजह से जो है ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है. और इसमें मतलब वाई दीज बेसिस, सॉरी, अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स आर देयर. इससे क्या फ़ायदा होगा? मतलब हिस्टोन प्रोटीन में अगर आपको ये वाले बेसिक अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा हिस्टोन प्रोटीन को? ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाएगा? इस पॉजिटिव चार्ज होने से क्या फ़ायदा होगा? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो फॉस्फेट होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि फॉस्फेट नेगेटिवली 3 चार्ज होता है, तो ये अट्रैक्ट करेगा हिस्टोन को. तो जब लेट्स से दैट हमारे पास एक बीड होगा हिस्टोन का, तो उसके गिर्द अगर लेट्स से दैट के डीएनए रैप होने आएगा, तो फॉस्फेट क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट कर लेगा. फॉस्फेट क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा हिस्टोन प्रोटीन को. और इस तरीके से फॉस्फेट नेगेटिव, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव, इनके दरमियान एक अपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस डेवलप होंगी, और एक बीड क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बीड बन जाएगा, यू नो.
और एक ऐसा बीट जिसको शायद आप आसानी से अनरैप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अनरैप ईजिली। अनरैप से मुराद है कि आप ये डीएनए को इजीली इस प्रोटीन से उतार नहीं सकते। जैसे आप देखें ना, डोर को आप आसानी से लपेट देते हैं पिन्ने पे और उतार भी लेते हैं, तो नलकी वगैरह को जिस तरह धागे को लपेट दिया उतार लिया। लेकिन अगर आप उसको कोई गूंद वगैरह लगा के लपेटेंगे तो आपको पता है उतारना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की रैपिंग है स्टूडेंट्स। लिहाजा यहाँ से एक बात और अखज़ होती है कि ये जो हमारे पास हिस्टोन की कोर्स हैं, यानी अलॉट ऑफ हिस्टोन्स, अब ये बताएंगे, एक डिसीजन लेंगे कि आखिर रैपिंग कैसी होनी है और स्ट्रक्चर कैसे बनना है। लेकिन इसकी डिटेल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, ये हम हायर क्लासेस में देखेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, रैपिंग कैसी होगी, फिर ये हिस्टोन की कोर जो है, यानी बहुत से हिस्टोन्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैकेनिज्म क्रिएट हो जाएगा ना डीएनए के अंदर, तो इस तरह एक शेप क्रिएट होगी। और बट लेकिन उस शेप के बारे में अभी हम स्टडी नहीं कर रहे, आगे जाके स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट इस पेज को हम थोड़ा सा उल्टा चलाते हैं। जिस तरह ये आप देखें कोर बन चुकी हुई है और इस कोर से जो है ये क्रोमाटिन फाइबर बन गया है। और देखें यही एक मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्रिएट होगा विच इज़ कॉल्ड एज सुपर कॉइल। और सुपर कॉइल के अंदर कह लें कि क्रोमोसोम के एक और कह लें कि आपको नज़र आ रहा है ये क्रोमाटिन की, और फिर इस तरह का एक कॉइल जनरेट होगा। दैट इज़ एन अमेजिंग फिनोमेना। और ये जो कॉइल जनरेट हो गया, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ सुपर कॉइलिंग। ये सुपर कॉइल नहीं है, दैट इज़ क्रोमाटिन जो सुपर कॉइल से आपको दिखा रहे हैं वो, मतलब अभी ये सुपर कॉइल का ही हिस्सा है। तो दैट इज़ बीइंग अ काइंड ऑफ सुपर कॉइल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो दैट मेक्स एन आइडिया स्टूडेंट्स के कैसे उस अट्रैक्शन की वजह से, यानी वो जो पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और नेगेटिव फॉस्फेट्स हैं, उनकी अट्रैक्शन की वजह से कैसे कॉइलिंग हो रही है। तो इस कॉइलिंग का जो है वो फ़ायदा होता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो 8 हिस्टोन्स को जो है वो रैप करते हैं और 200 न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं इसके अंदर। तो ये भी एक काबिल गौर बात ही, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अमूमन हम यहाँ पे रेज कर सकते हैं वो है हेट्रोक्रोमाटिन और इसके अलावा यूक्रोमाटिन। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे ये हेट्रोक्रोमाटिन क्या होता है और यूक्रोमाटिन क्या होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो जो हाईली कंडेंस पोर्शन है क्रोमाटिन का, यानी क्रोमाटिन में भी एक हाईली कंडेंस पोर्शन होता है, उसको आप बोलेंगे हेट्रोक्रोमाटिन। ठीक है, हाईली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ क्रोमाटिन। तो उसके साथ साथ आप कह लो कि सम ऑफ दीज पोर्शंस रिमेनली परमानेंटली कंडेंस, और कुछ तो सारी ज़िंदगी के लिए कंडेंस रहते हैं। एक तो हाईली कंडेंस हुआ ना, थोड़ी देर के लिए हुआ, लेट्स से दैट, लेकिन कुछ पोर्शन सारी टाइम के लिए परमानेंटली कंडेंस रहती हैं। आप कह सकते हो परमानेंटली कंडेंस्ड पोर्शन कह लो ऑफ द डीएनए विच इज़ नेवर एक्सप्रेस्ड, और जो कभी एक्सप्रेस्ड भी नहीं होता। यानी जो हाईली कंडेंस पोर्शन है क्रोमाटिन का, वो अनरैप हो जाता है और उससे फिर एंजाइम्स वगैरह उसको लगते हैं और वो आरएनए बना लेता है, फिर से प्रोटीन, यानी जो हिस्सा प्रोटीन बना सकता है क्रोमाटिन का, ठीक है, विच कैन मैन्युफैक्चर प्रोटीन, विच कैन मैन्युफैक्चर प्रोटीन, यानी जो हिस्सा अनरैप होकर, आपको बताया था ना कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो अनरैप होता है। ये देखें, आपको याद होगा डीएनए रेप्लिकेशन, तो अनरैप होता है। ये अनरैपिंग इसी की होती है, हेट्रोक्रोमाटिन की अनरैपिंग होती है। यूक्रोमाटिन जो होता है, इसकी अनरैपिंग नहीं होती, ये परमानेंटली कंडेंस पार्ट होता है और डीएनए का, ठीक है। और यू कैन से कि विच इज़ नेवर एक्सप्रेस्ड, जो कभी एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को एंजाइम्स के आगे, और उसकी मतलब जो मशीनरी है उसको कॉपी किया जाए, विच इज़ नेवर एक्सप्रेस्ड। तो इसको आप नाम दे दोगे यूक्रोमाटिन, ठीक है। तो एक हेट्रोक्रोमाटिन है, एक यूक्रोमाटिन है। आई होप आपको इन दोनों बातों की समझ आ गई होगी। ओके, सो एक थोड़ी सी मैंने बोलने में कन्फ्यूजन कर दी है कि जो हेट्रोक्रोमाटिन स्टूडेंट्स, ये कभी भी जो है कह लें कि एक्सप्रेस नहीं करेगा खुद को, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ नहीं लिखनी थी, आई हैव टू प्लेस इट ओवर हेयर, नेवर एक्सप्रेस्ड,
लेकिन जो यू क्रोमेटिन है ये कह लें कि सेल डिवीजन के दौरान अपने आप को जो है परमानेंटली कंडेंस जो है वो ये हिस्सा होगा, हाईली कंडेंस, परमानेंटली कंडेंस। ये जो हिस्सा होता है कंडेंस हिस्सा, यू कैन से कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होती है, ठीक है, जब सेल डिवीजन होती है तो उसके बाद आप कह लो कि जो कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है ये क्रोमोसोम्स को मूव करने में हेल्प करती है ना, तो वो यू क्रोमेटिन होता है जो कॉम्पैक्ट पैकिंग कर लेता है। यानी अगर इस तरह के थ्रेड होंगे तो उनको मूव करना मुश्किल होगा, अगर वो पैक होंगे तो शायद उनको मूव करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपने देखा होगा कि एनाफेज में कैसे डीएनए थोड़ी सी अपनी इस तरह की शक्ल बना लेते हैं और कैसे मूव कर जाते हैं। सो लुक एट द वी शेप क्रिएटेड बाय द सेंट्रोमेयर्स। तो ये इनकी मूवमेंट आसान हो जाती है, तो इसलिए ये पैकिंग होती है। तो जो डिवीजन के दौरान पैकिंग होगी, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दरमियान जो है वो क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। वो किसकी होगी, यू क्रोमेटिन की। और हमेशा जो कभी एक्सप्रेस नहीं होगा, जो कभी प्रोटीनियस पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो हेट्रो होगा। मैंने बस इन दोनों को उल्ट बोल दिया आपके साथ, लेकिन बात सारी वही है। और स्टूडेंट्स जब ये पैक होता है तो आपको पता है सेल डिवीजन के दौरान ही क्रोमेटिन क्रिएट होता है, ठीक है, और उसके बाद ये जब पैकिंग हो जाती है उस वक्त तो उसको रीड नहीं किया जा सकता, ना स्टडी किया जा सकता है, ना इसे प्रोटीन्स बनाए जा सकते हैं। तो यू क्रोमेटिन जो है ये थोड़ी सी देर के लिए आप कह लो कि कंडेंस होता है, और लेकिन बाद में ये दोबारा अनरैप हो जाता है और हर वक्त जो है अवेलेबल होता है फॉर द स्टडी और फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस और एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन ये बातें सारी मैं आपसे डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। तो लेकिन अभी हम इनहेरिटेंस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ये वीडियो मेरी यहीं तक थी। ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, हेट्रोक्रोमेटिन यू क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है, ये ज़रूर कर लीजिएगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो लेक्चर में काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि आखिर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है। किसी हद तक मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हैं, कैरियोटाइप क्या है। इसके अलावा फिर मैंने कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स बताया आपको, और कंपोजिशन के बाद मैंने कोशिश की थी आपको कि एक्सप्लेन कर दिया जाए अबाउट दी क्रोमोसोम्स कि उनकी प्रॉपर कंपोजिशन जो है वो किस किस्म की होती है, कंडेंसेशन क्या है, न्यूक्लियोसोम्स क्या हैं, उनके अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद क्या है, यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन की बातें हो गई हैं। तो इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए गए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझसे। और मेरे इस प्लेलिस्ट में आपको पास्ट पेपर भी मिलेंगे, जिसके जो बोर्ड में पास्ट पेपर आए हुए हैं इस चैप्टर से, तो इससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी, आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी हो जाएगी। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दैट्स इट।